Hello everyone and welcome to the channel SSC Brave Study. My name is Nischay and today we are here to talk about the history of English. आज मैं आपको इंग्लिश से जुड़े जुड़े ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा और इंग्लिश के इतिहास के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी और खुशी भी होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंग्लिश हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रेपुटेटेड लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है। जिस इंसान को इंग्लिश अच्छी तरह से बोलनी आती है वो इंसान बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती और अगर आपकी कमांड इंग्लिश पर नहीं है, इवन इफ यू आर ग्रेजुएट यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सो आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ तथ्य और इंग्लिश के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा और इन्हीं से जुड़े जुड़े चीजों के बारे में पढ़ाता चला जाऊंगा। आगे मैं आपको इंग्लिश से जुड़े हुए और भी अलग अलग तथ्य बताऊंगा। उन्हीं तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए नए हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पता चलता रहे। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हम पहले जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इंग्लिश आखिर है क्या। इंग्लिश का भी कुछ इतिहास हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश का भी एक इतिहास है। ये कहानी जुड़ी है 5th सेंचुरी से। हम बात करेंगे 5th सेंचुरी की। ये कहानी है 5th सेंचुरी की, जब 5th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत ज्यादा शांति और अच्छा माहौल चल रहा था और इंग्लैंड के लोगों को बहुत पीसफुली अपनी जिंदगी जीने में मजा आ रहा था। तब वहां पर 3 अटैकर्स, द एंग्लस, द सुक्कोन एंड द जूट, इन 3 मेन अटैकर्स ने मिलकर इंग्लैंड पर अटैक कर दिया। जब इन लोगों ने इंग्लैंड पर हमला किया तो इंग्लैंड के हालात बहुत ज्यादा अच्छे थे। इनके हमला करने के बाद इंग्लैंड में हालात बड़ी बुरी तरह से बदलने लगे। इनके जो मेन लीडर थे एंग्लस, उन्होंने वहां पर एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इंग्लैंड में अब एक नया एम्पायर बनाया जाएगा जो कि एंग्लस के नाम पर होगा। ये लोग मेनली आए थे रोम से ये लोगों ने आकर इंग्लैंड पर हमला किया था। मगर उस समय रोम सिर्फ अकेला एक देश नहीं था। रोम बहुत सा 3-4 देशों का एक संगठन था, जिसमें रोम के साथ साथ आता है जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और भी कुछ देश थे जिन सब ने मिलकर एक अपना संगठन बनाया था। इन लोगों ने मिलकर ही एक देश ब्रिटेन पर हमला किया और वहां पर अपना एक नया एम्पायर बनाया, जिसे हम एंग्लस एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं की एक लैंग्वेज थी जो ये लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसे एक नाम से जाना जाता है। उस नाम को हम कहते हैं द जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली। इन सभी देशों ने मिलकर एक लैंग्वेज बनाई जिससे ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। उस लैंग्वेज का एक नया उसका सार था जिसे हम नाम से जानते हैं द जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली। इसी से अलग अलग तरह के 4 लैंग्वेजेस निकल कर आती हैं, जिनके नाम थे द डच, स्वीडिश और उन्हीं में से एक हिस्सा था इंग्लिश और एक था इनका जर्मन। ये 4 लैंग्वेजेस इन सभी देशों के संगठन में बोली जाती थी। उन्हीं में से एक था हमारा इंग्लिश, जिसे इन्होंने इंग्लैंड में आकर बोलना शुरू किया। पर इंग्लैंड में जब ये इंग्लिश बोली गई तो इंग्लिश को इंग्लिश के नाम से नहीं, इसको एक नाम दिया गया, वो था सिर्फ इंग्लिश को। इसको इंग्लिश के जगह पर इंग्लिश बोला जाने लगा और इसी इंग्लिश को एंशिएंट इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश मेनली 3 पोर्शंस में डिवाइड की गई है, द एंशिएंट इंग्लिश, द मिडिल इंग्लिश एंड द मॉडर्न इंग्लिश।
इंग्लिश को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द एंशिएंट इंग्लिश, द मिडिल इंग्लिश एंड द मॉडर्न इंग्लिश। इनके सिर्फ कुछ एक एस्पेक्ट्स है जिनको आप समझ जाएंगे देखते हुए कि हाँ इंग्लिश तीन पार्ट्स में किस तरह से डिवाइडेड है और ये इन तीन पार्ट्स में डिवाइड क्यों की गई है। सबसे पहले हम जानेंगे एंशिएंट इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंशिएंट इंग्लिश क्यों बनाई गई, इंग्लिश को एंशिएंट इंग्लिश में डिवाइड करने के पीछे क्या कारण था। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है जिसको मैं आपको लिखने के बाद बोलकर समझाऊंगा। ये एक पोयम की दो लाइनें हैं जो मैंने यहां पर लिखी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पोयम में इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, वर्ड्स यूज हुए हैं, वो आज के इंग्लिश के अल्फाबेट्स जैसे ही हैं। जैसे कि HWAET, इसका मतलब होता है हॉट। हॉट आप नहीं जानते कि इसका मतलब, इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन इसका रियल मीनिंग आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम जानते हैं हॉट की स्पेलिंग ये होती है और हॉट का मतलब होता है गर्म। लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे भी हॉट ही पढ़ा जाता है, मगर आप इसकी मीनिंग नहीं बता सकते। सेम यहां पर लिखा हुआ है वी। वी यहां पर ये हम के लिए नहीं, इस वी का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जाता है। इसी तरह इस पोयम में अल्फाबेट्स तो आज के इंग्लिश के यूज किए गए हैं, मगर इस इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साथ जो पोयम बनाई गई है इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे आज के प्रोनाउंसिएशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये एक पोयम का हिस्सा है जिस पोयम का नाम है इस पोयम का नाम है ब्यूटीफुल हॉट। इस पोयम को एंशिएंट इंग्लिश के रूप में लिखा गया था, एंशिएंट डेज में लिखा गया था। एंशिएंट डेज में लिखे जाने के बाद इस पोयम को हम पढ़ते हैं ब्यूटीफुल हॉट के नाम से। इस पोयम में सिर्फ इस पोयम के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो एंशिएंट इंग्लिश के अल्फाबेट्स थे वो तो बिल्कुल हमारे आज के इंग्लिश के अल्फाबेट्स की तरह थे, पर जो इनकी प्रोनाउंसिएशन थी हमारे आज के इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। मगर एंशिएंट इंग्लिश और आज के इंग्लिश के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसको मैं कुछ वर्ड्स के थ्रू साबित करूंगा जो आप देखते ही समझ जाएंगे। एंशिएंट इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज भी हम यूज करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन, वाटर, मिल्क। इसी तरह के कुछ शब्द हैं जो कि एंशिएंट इंग्लिश में यूज किए जाते थे मगर हम आज भी इन्हें यूज करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो एंशिएंट इंग्लिश है वो भी इस इंग्लिश का ही पार्ट है, मगर उसके कुछ ही वर्ड्स हैं जो कि हम आज भी यूज करते हैं। अन्यथा वो जो उसके दूसरे वर्ड्स है उनकी प्रोनाउंसिएशन दूसरी होने के कारण हम उसे आज के इंग्लिश से नहीं जोड़ते, इसीलिए इसे नाम दिया गया है एंशिएंट इंग्लिश का। अब हम इसके बाद जानेंगे एक नया टॉपिक इसके बाद का, जैसे हम जानते हैं मिडिल इंग्लिश के नाम से। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इंग्लिश एंशिएंट इंग्लिश के बाद मिडिल इंग्लिश में क्यों आई। मिडिल इंग्लिश में आने का भी उसके पीछे एक कारण था जो कि हम आगे चलते हुए पढ़ते हैं। एंशिएंट इंग्लिश के बाद हम बात करेंगे हमारे मिडिल इंग्लिश के बारे में। एंशिएंट इंग्लिश के बारे में हमने जाना कि कुछ पोएम्स को पढ़ने के बाद यह पता लगता है कि जो एंशिएंट इंग्लिश है उसके जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन आज के इंग्लिश से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि चिल्ड्रन, वाटर और मिल्क। ये एग्जांपल्स हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि जो एंशिएंट इंग्लिश है वो इसी हमारी इंग्लिश का ही एक पार्ट है, या फिर कहें तो हमारी इंग्लिश एंशिएंट इंग्लिश का ही एक हिस्सा है। उसके बाद हम बात करेंगे एंशिएंट इंग्लिश के बाद मिडिल इंग्लिश की। हम ये जानेंगे कि एंशिएंट इंग्लिश के बाद भी इवोल्यूशन हुआ और मिडिल इंग्लिश हुई तो कैसे हुई, मिडिल इंग्लिश आई कैसे। एंशिएंट इंग्लिश से भी तो डायरेक्टली हम इस इंग्लिश ला सकते थे, लेकिन इसे एक बीच में पार्ट मिडिल इंग्लिश का नाम क्यों दिया गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जाता है विलियम बास्टर्ड का।
विलियम बास्टर्ड जो कि नॉर्मन के रहने वाले थे, इन्होंने 1066 में 1066 ईस्वी में इन्होंने इंग्लिश के अंदर कुछ इवोल्यूशंस किए। इन्होंने पाया कि जो एंशिएंट इंग्लिश है उसके जो वर्ड्स उनको प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। जो एंशिएंट इंग्लिश है उसकी दूसरी जो कमी है वो ये है कि जो एंशिएंट इंग्लिश थी वो बाहर के देशों के लिए यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। जो एंशिएंट इंग्लिश था उसके लिए यूज करने वाले लोग थे सिर्फ ब्रिटेन के और जो हमारे जर्मनिक इंग्लिश लैंग्वेज फैमिली के लोग थे उन तक ही सीमित थी। लेकिन जो हमारे विलियम बास्टर्ड है जो उन्होंने सोचा कि जो एंशिएंट इंग्लिश है उसको हम अगर मिडिल इंग्लिश के रूप में बदलते हैं, यानी कि उसके जो वर्ड्स है उनमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके बाद उसे जाकर हम आगे बाहर के देशों के साथ भी यूज कर सकते हैं और बाहर के देशों में भी इंग्लिश हमारी पॉपुलर हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया उसका एक एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम एक बात करेंगे फिर से एक पोएम की। जैसे हमने सेकंड एंशिएंट इंग्लिश में पढ़ा कि एक पोएम था, उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की जो एंशिएंट इंग्लिश है वो कितनी ज्यादा फेमस थी और किस तरह से डिफिकल्ट थी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे पोएम की कुछ लाइंस की जो मैं आपको समझाऊंगा। लाइन कुछ इस तरह से है, मैं लिखता हूं, आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए आगे चल के पढ़ना। बच्चे कुछ कई बार ऐसा भी करते हैं कि जो लिखा हुआ होता है उसे सिर्फ पढ़ लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। सिर्फ पढ़ने से आपको चीजें याद नहीं हो सकती, नोट करना भी जरूरी होता है। ये पोयम है एक मिडिल इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम है चौसर और इस पोयम का नाम है कैंटरबरी टेल्स। इस कैंटरबरी टेल्स की पोयम की कुछ दो लाइनें मैंने लिखी हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह मिडिल इंग्लिश हमारी मॉडर्न इंग्लिश से डिफरेंट है फिर भी उससे जुड़ी हुई है। आप इस पोयम की लाइनों को साफ साफ पढ़ सकते हैं। One that Apella shores suit the drought of much hath। इस पोयम में आपको समझने लायक कुछ नहीं मिलेगा। आप इस पोयम को एग्जैक्टली रीड कर सकते हैं एज एंशिएंट इंग्लिश एंड आपने ये पोयम कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने पढ़ी जरूर होगी। अगर पढ़ी ना हो तो ये पोयम चौसर की है जिस पोयम का नाम है कैंटरबरी टेल्स। इस पोयम को आप जाके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप इस पोयम को रीड तो कर पाएंगे मगर इस पोयम को समझना मुश्किल है, इसीलिए हमने इसे मिडिल इंग्लिश के रूप में डाला है। ये पोयम हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, रीड करने में डिफिकल्टीज नहीं आती, पर स्टिल ये हमारे समझ के बाहर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आसान है, इसके स्पेलिंग्स हम पढ़ सकते हैं, इसको हम समझ भी सकते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है, मगर उसको मीनिंगफुल बना पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए इसे मिडिल इंग्लिश के कैटेगरी में डाला गया है और ये पोयम लिखी गई थी चौसर के द्वारा, कैंटरबरी टेल्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे आज के इंग्लिश जो कि हम जानते हैं मॉडर्न इंग्लिश के नाम से। अब हम मॉडर्न इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ फैक्ट्स कैसे हैं जिस तो मॉडर्न इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश के रूप में डालते हैं और हमें वो समझ में कैसे आ जाती है। मिडिल इंग्लिश के बारे में हमने जान लिया और एंशिएंट इंग्लिश के बारे में भी हमने जान लिया। हमने मिडिल इंग्लिश में जाना कि मिडिल इंग्लिश किस तरह एंशिएंट इंग्लिश से अलग है और मिडिल इंग्लिश और एंशिएंट इंग्लिश दोनों हमारी मॉडर्न इंग्लिश के ही हिस्से हैं। एंशिएंट इंग्लिश में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो वर्ड्स थे वो लिखे जाते थे और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती थी और ना ही हमें उनका मतलब समझ में आता।
मगर मिडिल इंग्लिश में आते आते इंग्लिश को हमारे विलियम बास्टर्ड ने कुछ डिफरेंट किया और उसे इवेल्युएट करके उसमें कुछ चेंजेस किए, जिस तरह से हमें पता लग गया कि जो मिडिल इंग्लिश है उसे पढ़ना हमारे लिए आसान है और उसे पढ़कर हमारे लिए समझ पाना भी आसान है, मगर उसका मीनिंग निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल है। जो मिडिल इंग्लिश है उसके जो अल्फाबेट्स थे वो हमारे लिए रीडेबल है सॉरी, हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं और उन्हें समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, मगर उनकी मीनिंग नहीं बनती। अब हम इसके बाद बात करेंगे हमारी मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, जो हम अब यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश वही इंग्लिश है जो आज की दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं। इंग्लिश हमारी एंशिएंट इंग्लिश का हिस्सा था, जिसे बाद में बदलते बदलते और उसके अंदर इवोल्यूशन करते करते उसे आज इंग्लिश के रूप में लिखा जाने लग गया। और मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हमारी 19वीं सेंचुरी से मानी जाती है। इसकी पहचान हम एक हमारे बहुत ज्यादा फेमस राइटर जिन्हें लगभग सारी दुनिया ही जानती है, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर की एक पोयम से मान सकते हैं। उनके बहुत सारे प्लेज हैं जो दुनिया भर में फेमस है, जो कि दुनिया भर में थिएटर्स पर भी दिखाए जाते हैं लोगों को। उन्हीं का एक प्ले था रोमियो जूलियट। इसी रोमियो जूलियट प्रोलॉग के एक हिस्सा है। इसी रोमियो जूलियट प्रोलॉग में कुछ एक लाइन है जिसे मैं यहां लिखकर आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह मॉडर्न इंग्लिश हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है और हम किस तरह मॉडर्न इंग्लिश को समझ पाते हैं। जहाँ रोमियो जूलियट की एक प्रोलॉग है उसमें कुछ लाइनें एक लाइन दे रखी है जो कि इस तरह से है। इसी रोमियो जूलियट की ये लाइन है, द टू हाउसहोल्ड्स बोथ अलाइक इन डिग्निटी फेयर वेरोना वेयर वी ले आवर सीन। ये रोमियो जूलियट एक प्ले है जिसकी लाइन है जो कि बोली थी द कोरस ने। कोरस इसी रोमियो जूलियट के प्ले के एक एक्टर थे जिन्होंने सिंगल मोनोलॉगी के रूप में इस लाइन को बोला था, जिस लाइन को विलियम शेक्सपियर ने अपने प्रोलॉग में बताया है। और इस लाइन के थ्रू वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह दो एक जैसे परिवार के लोग किस तरह आपस में बहुत ज्यादा अलग हैं। दोनों का जीवन एक जैसा ही है, मगर वो आपस में एक दूसरे से के साथ हमेशा किस तरह लड़ते रहते हैं और किस तरह अपनी बातों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, इसी रोमियो जूलियट प्ले में बताया गया है। अब मेरा यहाँ पर इस लाइन को लिखने का मेन मोटिव आपको प्ले समझाना नहीं, आपको मॉडर्न इंग्लिश को समझाना है। मैंने आपके सामने ये लाइनों में ये शब्द लिखे हैं जो आपके लिए पढ़ना भी आसान है, पढ़कर समझना भी आसान है और इनका मीनिंग बनाना भी आसान है। जैसे कि टू हर इंसान जाता है, टू का मतलब दो होता है, हाउस होल्ड का मतलब परिवार, बोथ मतलब दोनों, अलाइक मतलब एक साथ, इन डिग्निटी फेयर वेरोना हाउ वेयर वी ले आवर सीन। ये सभी शब्दों को हम पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इनका मीनिंग भी बता सकते हैं। तो इसी मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत विलियम शेक्सपियर के इस पोएम रोमियो जूलियट से मानी जाती है और इसी में हमें पता लग जाता है कि किस तरह हमारी इंग्लिश एंशिएंट इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश में डिवाइड हुई है। और इन्हीं तरीकों से हम ये जानते हैं कि हमारी जो आज की इंग्लिश है वो एक एंशिएंट इंग्लिश का ही हिस्सा है। मगर हमारी बात यही खत्म नहीं होती, हम इसके बाद ये भी जानेंगे कि इंग्लिश के भी किस तरह हिस्से किए गए हैं। इंग्लिश सिर्फ एंशिएंट, मॉडर्न या फिर मिडिल इंग्लिश में ही डिवाइडेड नहीं है, बल्कि इंग्लिश के भाग भी किए गए हैं जिन्हें आज हम दो चीजों के नाम से जानते हैं। पहला है ब्रिटिश इंग्लिश।
दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह इंग्लिश को दो हिस्सों में बांटा गया है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। इसकी शुरुआत होती है हमारे मिडिल इंग्लिश के पीरियड के समय से। जब हमारा मिडिल इंग्लिश का पीरियड था और जब लोगों को हम जैसे कि हमारे विलियम वेस्टर्ड को ये पता लगा कि जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा बाहर के देशों में अनपॉपुलर है, तो उन्होंने इंग्लिश में कुछ फेर बदल करके उसे बाहर के देशों के लिए भी अवेल कराया और उनके साथ कम्युनिकेशन आसान किया। मगर इसी बीच जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ने ब्रिटिश इंग्लिश को समझना और पढ़ना ज्यादा कठिन समझा और उन्होंने इस इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन अपने अपने सहूलियत के हिसाब से कर दिया और उसी समय के बाद से इंग्लिश दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ब्रिटिश इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश इंग्लिश की, तो जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम हमारा पूरा फोकस ग्रामेटिकल एरर्स और बातों को समझाने के रूप में रखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश हम जब भी बोलते हैं हमारा मेन फोकस इस बात पर होता है कि जो हमारी ग्रामर है वो गलत ना हो और जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा मैसेज है वो सामने के पर्सन तक डिलीवर हो जाए। मगर ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश हम ये कहेंगे कि जो हमारा एक्सेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिकन इंग्लिश में अमेरिका के लोगों का मानना यह है कि जो हमारा एक्सेंट है वो हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और वे ऑफ स्पीकिंग को अच्छी तरह से डिफाइन करता है। If you are a well speaking person, you will make an accent speaking way. If you are an American speaking English, if you are an American English speaker, you will make the English as accent as it can be. मगर अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में जाते हैं तो उसके उल्टा आता है। इन्हीं दो चीजों से हम इस चीज को साबित कर सकते हैं कि इंग्लिश किस तरह से अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में डिवाइडेड है। जो हमारे अमेरिकन है वो इंग्लिश के एक्सेंट और वे ऑफ स्पीकिंग पर काम करते हैं, मगर दूसरी जगह ब्रिटिश इंग्लिश है वो काम करते हैं हमारे ग्रामेटिकल एरर्स और हमारा जो बोलना है वो दूसरे को समझना है, यानी कि क्लियरिटी पर। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमारी इंग्लिश जो है मॉडर्न इंग्लिश में डिवाइड हो गई। मगर अब हम ये जानेंगे कि इंग्लिश अगर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिवाइडेड है तो हमारे देश में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है। इस बात को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश भारत में आई कैसे। ये हर इंसान जानता है कि भारत की जो हमारी मातृभाषा है वो है हिंदी और हम स्टार्टिंग से ही संस्कृत और संस्कृत के बाद हिंदी बोलते आ रहे हैं। भारत में फिर इंग्लिश आई कैसे, तो ये बात हमारी शुरू होती है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उनके आने के साथ साथ भारत में इंग्लिश भी आई और उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को भारत में पॉपुलर किया और जैसे जैसे ब्रिटेन ने हमारे देश के ऊपर राज किया उसी तरह जो वहाँ की लैंग्वेज है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्चर्ड और पॉपुलर हो गई और ब्रिटेन के लोगों ने वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस किया और इंडिया के लोगों को भी ब्रिटेन का कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज बहुत पसंद आई और लोगों ने उसे अपना लिया और आज हम भारत में इंग्लिश को भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सम्माननीय जगह देते हैं। मगर ब्रिटेन और इंग्लिश और भारत के बीच की जो इंग्लिश है उसे हम एक नाम से जानते हैं, एक नाम देते हैं, उसका नाम है इंडो ब्रिटेन इंग्लिश। इसी इंग्लिश को हम इंडो ब्रिटेन इंग्लिश के नाम से जानते हैं क्योंकि जो ये इंग्लिश है ब्रिटेन से इंडिया में आई है और इसीलिए इसको दो नाम दिए गए हैं, इंडो ब्रिटेन। और हमारे देश में लोग जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश को भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं। मगर अगर लोग ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिवीजन करते हैं और भारत में दो तरह की इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश को अमेरिका के हिसाब से क्या बोला जाता है। हमारे देश में अमेरिकन इंग्लिश को इंडो अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। इंडो अमेरिकन इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में ना तो पूरी तरह ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और ना ही पूरी तरह अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। भारत में दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके बात करने वाले लोग पाए जाते हैं।
भारत में ऐसे लोग भी हैं जो कि इंग्लिश के एग्जैक्टली एक्सेंट पर भी काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं और अपनी बात को क्लियरली समझा पाने के बात पर भी विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी जगह कुछ ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं जिनको हम ये भी देखते हैं जो कि अपने एक्सेंट के साथ साथ अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और बातों को डिलीवर करने का तरीका और साफ साफ डिलीवर करना भी उसके ऊपर भी काम करते हैं। इसी तरह आज हमने ये जाना कि किस तरह इंग्लिश जो है उसका इवोल्यूशन हुआ, किस तरह इंग्लिश फॉर्म में आई और किस तरह इंग्लिश पूरे दुनिया में पॉपुलर हुई, और किस तरह इंग्लिश को 3 हिस्सों में बांटा गया, एंशिएंट इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और फिर उसके बाद आई मॉडर्न इंग्लिश, जो कि हम आज बोलते हैं। आशा करता हूं कि आज की नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इन्हीं चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप किसी तरह के भी एस्पिरेंट हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस हम जल्दी ही लाने वाले हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।